गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कोरोजन। कोरोजन के ऊपर आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी में और आपके एमपीपीएससी सभी जगह पर पूछे जाते हैं। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा इसमें केमिकली रिएक्शन वगैरह आएंगी तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ये बोरिंग सा लगे, बट आप इसे ध्यान से पढ़िएगा तो इसमें से भी क्वेश्चन आपको, जो भी क्वेश्चन आपको पूछे जाता है एग्जाम में, उसका आंसर आप इजीली दे पाओगे। ठीक, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। कोरोजन, कोरोजन का हिंदी में मतलब होता है संक्षारण। संक्षारण, ठीक है, संक्षारण का अगर और हम हिंदी या सिंपल लैंग्वेज में बोले तो उसे हम बोल सकते हैं लोहे पर जंग लगना या किसी भी धातु पर जंग लगना। जनरली जंग जो होता है वो लोहे पर ही हम डेली लाइफ में देखते हैं, इसीलिए हम उसको उसी से रिलेट करके देखते हैं। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन। अदरवाइज जो कोरोजन है वो हर मेटल में होता है। ठीक है, चाहे वो कोई सी भी मेटल हो, बट चूंकि डेली लाइफ में हम जो देखते हैं वो आयरन से रिलेटेड होता है, लोहे से रिलेटेड होता है, इसीलिए हम उसको उसी से रिलेट करके देखते हैं। ठीक है, तो लोहे पर जंग लगना या रस्टिंग ऑफ आयरन, या इसे कहा जाता है कोरोजन। क्या होता है ये? देखिए भाई, कोरोजन जो होता है, कोरोजन का मतलब होता है कि कोई भी धातु है अगर उसकी सतह पर, ठीक है, वायुमंडलीय परिस्थितियों की उपस्थिति में, ठीक है, वायुमंडलीय परिस्थितियां जैसे हवा और पानी, इसमें दो चीज़ें ज़रूरी है। एक तो मेटल का होना ज़रूरी है, दूसरा हवा, और हवा में भी ऑक्सीजन होना ज़रूरी है, और मॉइस्चर मतलब कि आपका जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर के अंदर वो। तो इन सब की प्रेजेंस में मेटल के ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाती है, और वो लेयर कैसी होती है? अनडिजायरेबल, मतलब अवांछनीय होती है। कैसी होती है? अवांछनीय। अवांछनीय का मतलब होता है अनएक्सेप्टेबल, मतलब जो हमारे किसी काम की नहीं है, हमें चाहिए नहीं है, बट फिर भी वो वहाँ पर बन जाती है। ठीक है, जैसे होता है ना कि हम तो चाहते हैं कि हमारा जो मेटल है, जो भी मटेरियल है, वो हमेशा अच्छा रहे, बट अगर एटमॉस्फेयर में आपने उसे खुला छोड़ दिया और वहाँ पर अगर उसको नमी मिल गई, आपका जो है मॉइस्चर का कंटेंट वहाँ पर अच्छा खासा मिल गया, और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन तो प्रेजेंट हमेशा ही होता है, तो इन दोनों कंडीशन में, ठीक है, वो जो आयरन होता है या कोई भी दूसरा मेटल होता है, उसके सरफेस पर अनडिजायरेबल जो होती है एक लेयर आ जाती है, अवांछनीय पदार्थ की एक परत चढ़ जाती है, उसी को बोला जाता है संक्षारण या लोहे पर जंग लगना। ठीक, जनरली आपने देखा होगा कि बारिश के दिनों में अगर मेटल बाहर, घर के बाहर अगर हम छोड़ देते हैं तो उस पर येलो कलर का लेयर आ जाता है। ठीक है, येलो या ब्राउनिश रेड कलर का लेयर आ जाता है, वही होता है हमारा संक्षारण। ठीक है, क्योंकि वो अवांछनीय होता है और वो लोहे को खराब करता है। आपने जनरली अगर आयरन का कोई भी प्रोडक्ट हम घर में यूज़ करते हैं, जैसे कि सपोज मान लीजिए कि हमारा जो वाटर कूलर होता है, मतलब कि जो एयर कूलर होता है, सॉरी, गर्मी के दिनों में जो हम यूज़ करते हैं, उसका जो टैंक होता है, वाटर टैंक, ठीक है, उसे हम हर साल पेंट करते हैं। ठीक है, क्यों? अगर पेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा? उसमें जंग लगता है, वो जो उसका मेटल का शीट होता है वो खराब होने लगता है धीरे धीरे, ठीक है, सड़ने लगता है, उसी को बोला जाता है कोरोजन, जंग लगना। क्योंकि पानी तो उसमें ऑलरेडी भरा ही हुआ रहता है, ठीक है, और एटमॉस्फेयर से एयर कंटेन उसको मिल जाता है, और मेटल का कंटेनर ही है वो, तो इसीलिए वहाँ पर बहुत जल्दी कोरोजन होता है। और अगर आप उसको प्रॉपर क्लीनिंग और उसको पेंटिंग नहीं करोगे तो वो जो है हर साल खराब हो जाएगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोरोजन का मतलब होता है कि किसी भी धातु की परत पर वातावरण की परिस्थितियों जैसे हवा और पानी की उपस्थिति में अवांछनीय परत का चढ़ जाना कोरोजन कहलाता है। ठीक, रस्ट का जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला, वास्तव में जो संक्षारण होता है वो क्या होता है? वो आयरन का ऑक्साइड है प्लस उसके साथ वाटर कंटेन है, मतलब कि जो धातु है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना रही है? ऑक्साइड बना रही है। दैट मीन्स कि मेटल का ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो रहा है, धातु का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ अटैच होना मतलब कि धातु का ऑक्सीकरण होना। तो यहाँ पर आप देखोगे कि धातु के साथ क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन, मतलब कि मेटल का ऑक्सीडेशन हो चुका है। ये ऑक्सीडेशन कहाँ से आया? एयर से आया, और साथ में वाटर का कंटेंट XH2O, ठीक है, मतलब कि एटमॉस्फेयर में जो भी उस समय मॉइस्चर का कंटेंट होगा, उनकी दोनों की प्रेजेंस में ये ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है, और वही ऑक्साइड जो होता है उस मेटल के ऊपर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं, इसी को हम रस्ट कहते हैं। अब ये जो रस्टिंग का फिनोमिना होता है, ये लोहे पर जंग लगने की जो घटना है,
ठीक है, संक्षारण की जो घटना है या जो प्रक्रिया है इसका सिद्धांत क्या है, ये काम कैसे करती है, इसका प्रिंसिपल क्या है। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल जो है वो है एड्सॉर्प्शन। ठीक है, एड्सॉर्प्शन को हिंदी में बोला जाता है अधिशोषण। अधिशोषण। अब अधिशोषण क्या होता है उस घटना को भी हम समझते हैं कि अधिशोषण जो है वो संक्षारण का सिद्धांत है। मतलब संक्षारण किस घटना के आधार पर होता है, अधिशोषण। और अधिशोषण एक सरफेस फिनोमिना है, मतलब किसी भी सतह पर होने वाली घटना है अधिशोषण। ठीक है, अब कैसे सतह पर होती है तो जरा देखिए उसको। मान लीजिए ये आपका कोई भी सरफेस है, जैसे मैं बोर्ड पर अभी लिख रहा हूँ तो ये जो इंक है, ठीक है, ये बोर्ड पर आपको दिख रही होगी, ये इस तरह से बोर्ड से चिपक गई है ये, ठीक है। तो इसी घटना को अधिशोषण बोला जाता है। अब यहाँ पर जो ये इंक है ये बोर्ड से जब टच हुई है तो ये केवल उसके सरफेस के ऊपर जो है एड्सॉर्ब हो गई, अधिशोषित हो गई, चिपक गई। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसे डस्टर से रब करना चाहता हूँ तो ये आसानी से हट भी जाएगी। ठीक है, मतलब कि ये बोर्ड के अंदर नहीं गई है, केवल कहाँ पर है, बाहर है। वैसे ही मेटल के ऊपर भी जो एयर है एटमॉस्फेयर की वो आकर के जमा हो जाती, एयर और वाटर वेपर। देखो जैसे ये मेटल का सरफेस है, अब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है और H2O भी है जो गैसियस फॉर्म में है, वाटर का वेपर है, मतलब ऑक्सीजन भी है और यहाँ पर आपका जो है जल की वाष्प भी है। ये दोनों ही जो है धातु की सतह पर आकर के जमा हो जाती, केवल सतह पर। ठीक है, ये बहुत ही ध्यान से सुनने वाली बात है कि केवल सतह पर ये इस तरह से जमा हो जाती है और उसी लेयर को हम क्या बोलते हैं कि हमारी जो मेटल पर कोरोजन हो गया है, जंग लग गया है। अब ये जो मेटल है ये अंदर नहीं जा रही है, ठीक है, ये जो लेयर है आपका कोरोजन वाला, ये मेटल के अंदर आपको नहीं मिलेगा। फाइन, जैसे ही आप उसको साफ करोगे, ठीक है, अगर ज़्यादा पुराना रस्ट नहीं होगा, जंग ज़्यादा पुराना नहीं है तो रेतमाल वगैरह से घिस कर उसको हम क्लीन कर सकते हैं, या दूसरी और भी कई सारी टेक्निक्स होती है जिससे हम उसको क्लीन कर सकते हैं। तो जो हमारा अंदर का मेटल होगा वो कैसा होगा, वो आपको क्लीन मिलेगा, क्योंकि जो आपका कोरोजन है वो केवल सरफेस पर होने वाला फिनोमिना है, वो अंदर नहीं जाता। बट अगर आप उसको क्लीन नहीं करोगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि जैसे मान लीजिए पहले इस लेयर पर कोरोजन लगा ऊपर वाली सतह पर, फिर टाइम के साथ ये पूरा लेयर जो है बाहर निकल जाता है, उखड़ जाता है। ठीक है, और उखड़ने जैसे ये उखड़ता है तो फिर अंदर वाला सरफेस एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाता है, मतलब वातावरण के संपर्क में आ जाता है और इसलिए फिर उस पर भी कोरोजन होने लगता है। इस तरह से धीरे धीरे जो मेटल है वो पूरी तरह से खराब हो जाता है और यूज़ करने लायक नहीं बचता है। तो इसलिए कोरोजन जो है धातु को खराब करती है और ये एड्सॉर्प्शन के प्रिंसिपल पर काम करती है। एड्सॉर्प्शन मतलब सतह पर होने वाली घटना या सरफेस पर होने वाला कोई भी फिनोमिना है। इसमें देखो मैं आपको परिभाषा भी बोल के बताता हूँ कि अधिशोषण की परिभाषा क्या है कि जब किसी ठोस की सतह पर, अब वो ठोस चाहे धातु हो चाहे कोई भी प्लास्टिक हो, लकड़ी हो, कुछ भी हो, सब पर एड्सॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो जब किसी ठोस की सतह पर किसी गैस या द्रव का आकर के जम जाना केवल सतह पर, तो उस घटना को हम बोलते हैं अधिशोषण या एड्सॉर्प्शन। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो हमारा जो कोरोजन है वो इसी के अंडर आता है, इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये काम करता है। ठीक, अब एड्सॉर्प्शन जो है अधिशोषण वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है भौतिक, मतलब फिजिकल एड्सॉर्प्शन, और दूसरा होता है केमिकल एड्सॉर्प्शन। ठीक है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन का मतलब कि जैसे कि मैंने बोर्ड पर लिखा और इसको इजीली यहाँ से क्या कर दिया, रब कर दिया, हटा दिया, तो ये हो गया आपका फिजिकल एड्सॉर्प्शन, क्योंकि इस इंक ने बोर्ड के साथ कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं बनाया, रासायनिक बंध यहाँ पर नहीं बनाया, क्योंकि अगर रासायनिक बंध बनाता तो उसको हटाना मुश्किल होता। ये तो बहुत आसानी से हमने जैसे ही हाथ फेरा वो इंक जो है वो बोर्ड आपका साफ हो गया, क्लीन हो गया। ठीक है, मतलब कि ये कैसा था, एड्सॉर्प्शन का जो फिनोमिना था ये फिजिकल था, भौतिक अधिशोषण था। फाइन, दूसरा जो अधिशोषण है वो है रासायनिक अधिशोषण। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो ऑक्सीजन, जैसे जो गैस या लिक्विड जिस सॉलिड के सरफेस पर अटैच हो रहे हैं वहां पर ये केमिकली बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में केवल क्या हो रहा था, वंडर वॉल फोर्सेस की वजह से, मतलब दुर्बल आकर्षण बंधों की वजह से वो आपस में जुड़ गए थे और जैसे ही आपने उस पर हाथ फेरा तो बोर्ड क्लीन हो गया। बट केमिकल एड्सॉर्प्शन में ऐसा नहीं होता है। केमिकल एड्सॉर्प्शन में स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपकी गैस है और जो वाटर वेपर है, ठीक है, ये दोनों ही मेटल के साथ केमिकली अटैच हो जाते हैं, मतलब रासायनिक बंध बना लेते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा।
इसीलिए इसको क्लीन करना मुश्किल होता है। रस्ट को बहुत घिस घिस के साफ करना पड़ता है, वो आसानी से साफ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो केमिकली अटैच हो चुका है उस मेटल के साथ, ठीक है। और रासायनिक बंध को हटाना या तोड़ना भौतिक आकर्षण बलों की तुलना में हमेशा मुश्किल होता है, ठीक है। तो अधिशोषण जो आपका कोरोजन है, संक्षारण है, वो अधिशोषण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और अधिशोषण में भी कौन सा सिद्धांत होता है? रासायनिक अधिशोषण, ठीक है। अधिशोषण कौन सा? रासायनिक, मतलब केमिकल एब्जॉर्प्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है। चलिए, अच्छा, इससे मैं रिलेटेड एक और छोटी सी आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि जिस मेटल पर भी जो आपका कोरोजन होता है या संक्षारण की घटना होती है, ठीक है, वो मेटल प्लस ऑक्सीजन उनका ऑक्साइड फॉर्म होता है, ठीक है। ऑक्साइड जैसे ही फॉर्म होगा दैट मीन्स कि कोरोजन होना शुरू हो चुका है। अगर वाटर और एयर इन दोनों में से कोई एक भी कंटेंट नहीं मिले उसे, ठीक है, तो वो कोरोजन नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि बारिश के दिनों में आपका जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें मॉइस्चर का कंटेंट बढ़ जाता है, इसलिए आपका जो कोरोजन का फिनोमिना है वो भी ज़्यादा होता है। बट अगर गर्मी के दिनों में देखा जाए, जबकि एयर में मॉइस्चर बहुत कम होता है, इसीलिए गर्मी के दिनों में जो है मेटल आसानी से खराब नहीं होता है, ठीक। चलिए, तो ये तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग, मतलब संक्षारण की विद्युत रासायनिक जो भी अभिक्रियाएं हैं या जो भी उसका सिद्धांत है, ये कैसे काम करता है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा देखते हैं। तो देखो, इसको देखने के लिए मैं आपको पहले एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बताता हूं, ठीक है, जिससे कि आपको इस प्रिंसिपल को समझने में आसानी होगी। देखिए, विद्युत रासायनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर मेरा एक सेपरेट वीडियो है, बहुत ही डिटेल में है। अगर कोई उसे देखना चाहता है तो वो भी देख सकता है। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ शॉर्ट में, ठीक है, कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमको यहाँ पर क्यों पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जब कोरोजन होता है तो हमारा जो मेटल का सरफेस है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करता है, मतलब विद्युत रासायनिक सेल की तरह व्यवहार करता है। अब विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है? विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसा फिनोमिना है या एक ऐसा, आप उसको बोल सकते हो, एक एपरेटस है या सेटअप है जिसमें कि दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक बीकर लिया, यहाँ पर एक बीकर लिया, मतलब ये दो अलग अलग सरफेस है। एक सरफेस पर मैंने एक मेटल का इलेक्ट्रोड लगाया, दूसरे सरफेस पर दूसरे मेटल का इलेक्ट्रोड लगाया। इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया वायर के, ठीक है। यहाँ पर मैंने सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। इस तरह का एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब कि एक ऐसा सेटअप है जिसके अंदर की एक एनोड है, दूसरा कैथोड है, मतलब दो इलेक्ट्रोड है, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रोड अगर हम एनोड मान लेते हैं तो इस वाले इलेक्ट्रोड को हम कैथोड लिख देंगे, ठीक है। सेल के अंदर, भाई सेल या बैटरी, कोई भी बैटरी हो, जैसे मोबाइल की बैटरी है, ठीक है, आपका व्हीकल हो कोई भी, उसका बैटरी है, वो सब क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। क्यों? क्योंकि उनमें भी दो इलेक्ट्रोड होते हैं और उनसे हमको इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। फाइन, तो वहाँ पर दो इलेक्ट्रोड है तो वहाँ पर क्या क्या घटना होती है उस बैटरी के अंदर, वही मैं बता रहा हूँ कि उस बैटरी के अंदर एनोड है, कैथोड है। मान लो एनोड जो है आपका जिंक का है और कैथोड जो है आपका कॉपर का है। इनमें सॉल्यूशन भरा हुआ है अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट का, यहाँ पर जिंक सल्फेट, यहाँ पर कॉपर सल्फेट। तो होता क्या है, देखिए कि जिंक पर एनोड, जिंक को हमने क्या माना है? एनोड, मतलब जिंक पर जो है ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। कौन सा प्रोसेस होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ठीक है। ऑक्सीकरण मीन्स कि जब कोई धातु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है, कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, तो उसे बोला जाता है कि वो ऑक्सीडाइज हो गई है और उस फिनोमिना को बोला जाता है ऑक्सीडेशन। जैसे जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए इस तरह से, तो ये अब हम क्या बोलेंगे कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया। भाई जिंक ने 2 पॉजिटिव का मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर चुका है, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करना, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो ऑक्सीडेशन का मतलब जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। तो ये घटना कहाँ पर होती है? ये एनोड पर होती है। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन, मतलब अपचयन। ये उसका उल्टा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना और रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, ठीक है। भाई एक डोनेट करेगा, एक एक्सेप्ट करेगा, तभी तो सेल काम करेगा, ठीक है। इसने दान किया, इसने ग्रहण किया, तो सेल जो है काम करना शुरू कर देगा। भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस वायर से होते हुए इधर जाएंगे, ठीक है।
इस तरह से आपको इलेक्ट्रिक करंट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो रिडक्शन, अब कॉपर का रिडक्शन मतलब कॉपर के जो आयन हैं वो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करके क्या बना रहे हैं, कॉपर मेटल बना रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर प्रोसेस पूरा उल्टा हो रहा है, यह इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जा रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जा रहा है। तो जो त्यागने वाली घटना है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण, और वो कहाँ पर होती है, एनोड पर। जो ग्रहण करने वाली घटना है वो है अपचयन, और वो कहाँ पर होती है, कैथोड पर होती है। बात समझ में आ गई इतनी? तो ये जो सेल है, अब हमारा जो मेटल है, जब ये रस्टिंग के प्रोसेस में होता है तब ये किसकी तरह व्यवहार करता है, इसी सेल की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, अब वो कैसे व्यवहार करता है वो देखिए, ये यहाँ पर आपके लिए डायग्राम मैंने बनाया हुआ है कि देखो ये पूरा हमारा मेटल का सरफेस है मान लीजिए। ठीक है, ये पूरा क्या है, मेटल का सरफेस है, धातु की सतह है। अब इस धातु की सतह में देखिए ये कट लगा हुआ है, या कोई भी पिट है या छोटा सा उसमें डैमेज है, क्योंकि कोरोजन जो होता है वो ऑलवेज जो होता है ऐसी टूटी फूटी या कट या बैंड वाली जगहों पर ज़्यादा होता है। धातु जहाँ से मुड़ी हो या कटी हुई हो या फिर उसमें कोई डैमेज हो, ऐसी जगहों पर कोरोजन जल्दी होता है। अगर मेटल का सरफेस क्लीन है, स्मूथ है, चिकना है, तो वहाँ पर कोरोजन की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, कोरोजन संक्षारण केवल उन्हीं जगहों पर होता है तेजी से जहाँ पर कट या बैंड आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये कट लगा हुआ है, तो आप देखो कि इस तरफ हमने कैथोड बनाया हुआ है, इस तरफ हमने क्या बनाया हुआ है, एनोड। मतलब ये कट के इस तरफ वाले हिस्से को कैथोड मान लिया हमने, दूसरी तरफ वाले हिस्से को एनोड मान लिया। अब एनोड पर क्या होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। मेटल कौन सी है, आयरन है। भाई यहाँ पर मेटल कौन सी थी, जिंक थी। अब यहाँ पर मेटल कौन सी है, आयरन है। तो देखो आप कि आयरन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, मतलब Fe2 पॉजिटिव हो गया, और ये 2 इलेक्ट्रॉनों का उसने दान कर दिया। फाइन, मतलब कि ऑक्सीडेशन का जो फिनोमिना है वो कहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, एनोड पर कंप्लीट हो रहा है। ठीक, अब कैथोड पर मतलब इस तरफ क्या हो रहा है, देखो जरा कि जो इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए वो इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण किए जा रहे हैं, किसके द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा भी, और H पॉजिटिव आयन के द्वारा भी ग्रहण किए जा रहे हैं। ठीक है, ये H पॉजिटिव आयन है, और बनाया क्या जा रहा है, वाटर। मतलब H पॉजिटिव आयन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। फाइन, तो ये घटना कहाँ पर हो रही, कैथोड पर इसके साथ साथ और भी कई सारी रिएक्शन कैथोड के ऊपर होती है। वो क्या होती है, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। एनोड पर तो ये हमारी रिएक्शन हो चुकी है। एनोड पर क्या हो चुका है, आयरन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए और Fe2 पॉजिटिव बना लिया। ठीक है, मतलब आयरन का आयन जो है वो फॉर्म हो चुका है। हमें फाइनली चाहिए क्या, हमें तो आयरन का ऑक्साइड चाहिए, उसी को तो रस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो आयरन का ऑक्साइड कैसे मिल रहा है वो देखो जरा कि अब कैथोड पर क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर भी प्रेजेंट है। ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ये दोनों मिलके कार्बोनिक एसिड बना रहे हैं। देखो कोरोजन की घटना जब होती है, संक्षारण की जब घटना होती है, तो वहाँ पर कई सारी रिएक्शन एक साथ चलती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिंपली आप उसको बोल दो कि भाई एनोड पर ये हो गया, कैथोड पर ये हो गया और फाइनली आपका मेटल जो कोरोड हो गया, ऐसा नहीं होता है। उसी छोटे से एरिया में कैथोड पर, एनोड पर कई सारी अभिक्रियाएं, कई सारी रिएक्शन एक साथ वर्क करती हैं। ठीक है, तो वहीं पर आप देखोगे कि कैथोड पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर मिलकर के क्या बना रही है, कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड डिसोशिएट हो रहा है, मतलब टूट रहा है, विघटित हो रहा है हाइड्रोजन आयन में, और इस तरह से HCO3 नेगेटिव आयन में 2 आयन बना रहा है, एक बना रहा है हाइड्रोजन आयन, एक बना रहा है HCO3 नेगेटिव आयन। फाइन, अब क्या हो रहा है देखो कि ये भी हाइड्रोजन आयन फॉर्म कर रहा है। ये हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, कौन से इलेक्ट्रॉन, जो Fe छोड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है, यहाँ पर आयरन है। तो आयरन जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उन इलेक्ट्रॉनों को H पॉजिटिव गेन कर रहा है और क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस बना रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बना रहा है। वो हाइड्रोजन गैस फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रही है, पानी बना रही है, वाटर बना रही है। ठीक, क्योंकि जो आपका मॉइस्चर है उसके संपर्क में आने पर संक्षारण बहुत तेजी से होता है। एटमॉस्फेयर में तो ऑलरेडी मॉइस्चर है ही, बट इस रिएक्शन से भी मॉइस्चर बन रहा है। ठीक है, इसलिए यह घटना और तीव्र गति से होती है। फिर आगे देखो तो क्या हो रहा है, आगे देखेंगे। अब आपकी जो धातु है आयरन, वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयन, ये तीनों चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। भाई देखो ऑक्सीजन और आयरन, आयरन तो मेटल ही है जिसके ऊपर ये सारा फिनोमिना हो रहा है। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है
और हाइड्रोजन आयन जो है आपके बन ही रहे, ये यहाँ पर देखिए बन रहे हैं, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये दोनों जगहों पर बन रहे हैं। ठीक, तो ये तीनों आपस में मिलकर के अब क्या बना रहे हैं वो देखो कि यहाँ से आयरन से इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में अटैच हो जाते हैं और वाटर फॉर्म कर लेते हैं, ये देखिए जरा। और अब आयरन का इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, इसलिए आयरन किस फॉर्म में आ गया, Fe2 पॉजिटिव में। मतलब ये जो रिएक्शन हमने लिखी है, ये रिएक्शन यहाँ पर हो रही है, ये अब हम इन सभी रिएक्शन को कंबाइन कर रहे हैं। अभी मैंने आपको अलग अलग बताया कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन, यहाँ पर रिडक्शन, अब दोनों रिएक्शन को हमने कंबाइन कर दिया कि आयरन जो है क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, किसे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। यहाँ पर H पॉजिटिव आयन आयरन के 4 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, और वो बना लेगा क्या, हाइड्रोजन, और वही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर क्या बना लेगी, वाटर। और आयरन किस फॉर्म में चला जाएगा, सॉलिड से Fe2 पॉजिटिव के फॉर्म में, मतलब आयंस के फॉर्म में चला जाएगा। फाइन, अब आगे देखिए क्या हो रहा है कि ये जो Fe2 पॉजिटिव है, ये अगेन ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, आपका जो आयरन का आयन बना है, Fe2 पॉजिटिव आयन जो बना है, ये ऑक्सीजन के साथ और अगेन वाटर के साथ जुड़ करके फाइनली क्या बनाता है, फाइनली बनाता है आयरन का ऑक्साइड। आयरन का ऑक्साइड फाइनली बन चुका है, ठीक है, जो कि हमें चाहिए। फिर से देखो आप एक बार क्या हो रहा है कि आयरन के आयन जो कि इस रिएक्शन में बन रहे हैं, वो ऑक्सीजन और आपके वाटर के साथ मिलकर के Fe2O3 मतलब आयरन ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं। फाइन, आयरन ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं। अब ये आयरन ऑक्साइड जो है अगेन वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके जो है रस्ट को बनाता है, रस्ट का फॉर्मेशन करता है, Fe2O3XH2O। ये जो है आपका रस्ट है, ये रस्ट का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसलिए अब ये रिएक्शन हम कह सकते हैं कि ये पूरी हो चुकी है। तो आप देखो जरा कि सीधा सीधा रिएक्शन नहीं हो रही है, कितनी सारी रिएक्शंस बीच में चल रही है। भाई रिएक्शन में आयरन डोनेट कर रहा है, हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है, फिर ऑक्सीजन भी रिएक्ट कर रहा है, वाटर बनाया भी जा रहा है, वाटर को कंज्यूम भी किया जा रहा है, ठीक है, दोनों चीज़ें सब साथ में चल रही है। हाइड्रोजन देखिए रिलीज भी हो रही है, साथ में हाइड्रोजन आयन भी बन रहे हैं, वो हाइड्रोजन वाटर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके H2O भी बना रही है, कार्बोनिक एसिड भी फॉर्म हो रहा है। मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, सारी रिएक्शंस एक साथ हो रही है। अब हमारे जो काम की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन वो कौन सी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये दोनों हैं, ये नीचे वाली, ठीक है, और इन दोनों रिएक्शन से हम इस पूरी घटना को समझा सकते हैं। ये दोनों रिएक्शन भी अगर आपको याद है तो भी कोरोजन को आप समझा सकते हो कि उसमें ये इतनी सारी रिएक्शंस जो है वो हो रही है, ठीक। और अगर पूरा डिटेल में अगर आप समझाना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो एक बार फिर से देखिए, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो आपका मेटल का सरफेस है उस पर यदि कोई बैंड है या कट है, ठीक है, तो वहाँ पर जंग लगना शुरू हो जाता है, वो मेटल वहाँ से कोरोड होना शुरू हो जाता है। अब क्या होता है कि एक सिरा कैथोड की तरह कार्य करता है, दूसरा सिरा एनोड की तरह काम करता है। एनोड इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, मतलब दान करता है, कैथोड जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो आप देखो कि आयरन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो Fe2 पॉजिटिव आयन बनाया, कैथोड पर इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट किया जा रहा है, और साथ ही साथ दूसरी घटनाएं भी चल रही हैं। दूसरी कौन सी घटना है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बना रही है, वो कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयन आपको दे रहा है, प्रदान कर रहा है। ये हाइड्रोजन आयन जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन भी बना रहे हैं, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर वाटर फॉर्म कर रही है। आगे देखो तो आयरन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयन, ये तीनों चीज़ें आपस में अटैच होकर के क्या बना रही है, वाटर मॉलिक्यूल बना रही है, और आयरन को अपने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करना पड़ रहा है। मतलब आयरन के इलेक्ट्रॉन अब जा चुके हैं, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए, हाइड्रोजन आयन ने ले लिए। आयरन के 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन ने एक्सेप्ट कर लिए और आयरन को पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ठीक है। इस तरह से अब आगे आप देखोगे कि इसी 2 पॉजिटिव आयरन के आयन ने अगेन ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्शन करके जो है ऑक्साइड फॉर्म किया है, और ये ऑक्साइड फाइनली वाटर के साथ रिएक्ट करके रस्ट का फॉर्म करता है, रस्ट का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम कोरोजन या जंग लगना कहते हैं। क्लियर है इतनी बातें सब, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि भाई ये बहुत डिफिकल्ट पोर्शन है, बट अगर उसको समझ के आप देखोगे तो बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं, ठीक है। आप इसको अंतिम 2 अभिक्रियाओं द्वारा भी समझा सकते हैं, और अगर पूरा करें तो बहुत अच्छी बात है। फाइन, चलो, तो आपका जो जंग लगना है, जो कोरोजन है, वो वह घटना है जिस पर
जबकि धातु के ऊपर इसकी परत चढ़ जाती, किसकी? रस्ट की। रस्ट मतलब क्या? Fe2O3 डॉट XH2O। डॉट XH2O का मतलब कि भाई एयर में जो मॉइस्चर का कंटेंट है वो अलग अलग हो सकता है, कहीं पर ज़्यादा भी हो सकता है, कहीं पर कम भी हो सकता है। तो वो X का मतलब नंबर है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, वो अलग अलग हो सकते हैं। तो Fe2O3 XH2O। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि रस्ट का फॉर्मूला है तो हम क्या बता सकते हैं कि Fe2O3 XH2O जो है वो रस्ट का फॉर्मूला है। फाइन स्टूडेंट्स, चलिए तो अब आगे हम बात करते हैं। ये तो कोरोजन की बात करी हमने। अब हम बात करते हैं कि भाई कोरोजन को प्रमोट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। दैट मीन्स कि कोरोजन को जो है तेजी से हो या तीव्र गति से अगर कोरोजन हो, जंग अगर बहुत जल्दी जल्दी लगे, इसके लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है या कौन कौन सी यहाँ पर जो है घटनाएं या तत्व या फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, उनके बारे में अब हम बात करते हैं। तो कोरोजन की दर को बढ़ाने के लिए, संक्षारण की दर को बढ़ाने के लिए जो फैक्टर्स है वो हम देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे कि फैक्टर विच प्रमोट कोरोजन, संक्षारण की गति को बढ़ाने वाले या उसकी दर को बढ़ाने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला कारक जो है वो हम सभी ने अभी पढ़ लिया है, वो है आपका मॉइस्चर और एंड एयर, मतलब नमी और वायु। नमी मतलब वाटर वेपर जो कि एटमॉस्फेयर में हमेशा होता है, उसकी अनुपस्थिति में, उसकी अब्सेंस में कोरोजन जो है वो संभव नहीं है, ठीक। फिर दूसरा जो आता है आपका वो होता है एयर। एयर में भी ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्साइड बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आयरन का ऑक्साइड बन रहा है, ये देखिए, इसलिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है एयर के अंदर। फाइन, तो दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है। अब देखिए, इनकी अब्सेंस में कोरोजन की घटना नहीं हो रही है, ठीक है, मतलब कि इनकी प्रेजेंस में वो घटना होगी, और अगर इनके अमाउंट में जो है वृद्धि होती है, मतलब इनका अमाउंट इंक्रीज होता है, तो कोरोजन का जो रेट है वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। मतलब अगर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, बढ़ रहा है, बारिश के दिन है, ठीक है, तो वहाँ पर कोरोजन की जो फिनोमिना है, जो घटना है, वो तेज़ी से होगी, संक्षारण तेज़ी से होगा, धातुओं में जंग जल्दी लगेगा। फाइन, चलिए, तो ये पहला फैक्टर हो गया, इसके बिना कोरोजन संभव नहीं है, और साथ ही में ये कोरोजन की गति को भी बढ़ाता है। दूसरा है इम्प्योरिटीज़। इम्प्योरिटीज़ का मतलब है अशुद्धियाँ। अगर धातु शुद्ध है, शुद्ध का मतलब यहाँ पर कि उसके ऊपरी सतह की हम बात कर रहे हैं, वो अंदर से चाहे वो कैसी भी कंटेन है, ठीक है, वो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कोरोजन तो सरफेस फिनोमिना है, तो सरफेस पर अगर जो आपका मेटल है वो रफ है, ठीक है, गंदा है, उस पर धूल मिट्टी या दूसरे जो भी वातावरण की अशुद्धियाँ हैं वो सब जमी हुई है, तो ऐसी जगहों पर कोरोजन जो है वो आसानी से और तेज गति से होता है, ठीक है। अगर धातु बिल्कुल क्लीन है, सरफेस उसका क्लीन है, स्मूथ है, तब वहाँ पर कोरोजन जो है वो आसानी से नहीं होगा, ठीक है। तो हमें भी भाई, हमारे साथ भी तो यही होता है कि साफ़ सुथरे अगर हम रहते हैं तो इन्फेक्शन नहीं होता है, और अगर हम गंदे रहते हैं या गंदे रहते हैं या फिर ऐसी जगह पर रहते हैं जो गंदी हो, तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी होता है कि मेटल अगर साफ़ है तो इन्फेक्शन नहीं होगा, यहाँ पर इन्फेक्शन का मतलब कोरोजन, तो कोरोजन नहीं होगा। अगर मेटल गंदी है, ठीक है, साफ नहीं है, तो वहाँ पर कोरोजन आसानी से होगा, और जितनी ज़्यादा वो इम्प्योर होगी, उसमें अशुद्धियाँ जितनी ज़्यादा होगी, कोरोजन की दर जो है वो भी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक। तो ये दूसरा फैक्टर हो जाता है। तीसरा आता है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए, धातु की सक्रियता का भी यहाँ पर महत्व है कि वातावरण में कारक तो उपस्थित हैं, बट अगर मेटल एक्टिव नहीं है तो वो जो फैक्टर्स है वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। भाई, जब धातु ही सक्रिय नहीं है तो कोरोजन की घटना नहीं होगी, पर अगर धातु सक्रिय है, जैसे आयरन जो है वो एक धनात्मक धातु है, मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देती है, मतलब कि वो सक्रिय है, ठीक है, इसलिए उस पर कोरोजन आसानी से होता है। और वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, मतलब कि डी ब्लॉक में आने वाली जितनी भी मेटल्स है वो ऑलमोस्ट सब ऐसी होती है, ऑलमोस्ट, ठीक है। आप अगर सोना चांदी ये 2-4 मेटल को अगर छोड़ दें तो बाकी की जो सारी धातुएं होती है वो सक्रिय धातु की श्रेणी में आती है। सक्रिय का मतलब कि जिसका जो धनात्मक विभव है और ऋणात्मक विभव है वो ज़्यादा होता है, मतलब वो या तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकती है या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकती है। तो दोनों स्थितियों में कोरोजन आसानी से हो जाएगा। तो धातु जितनी ज़्यादा सक्रिय होगी, अब इसका पता हमें कैसे चल सकता है कि भाई धातु कौन सी धातु सक्रिय है, कौन सी धातु सक्रिय नहीं है, ये तो इसका जो पता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से लगता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी।
एक पीरियोडिक टेबल की तरह एक सीरीज बनाई हुई है जो कि ऑलरेडी आपकी बुक में अवेलेबल है। उस सीरीज में जो मेटल हायर पोजीशंस पर है, ऊपर की तरफ है, वो ज़्यादा सक्रिय होती है, और वहाँ पर बीच में जो है हाइड्रोजन होता है जो कि न्यूट्रल होता है, और उसके नीचे जो भी मेटल्स है वो जो है आपका उनके कंपैरिजन में कम सक्रिय होती है। ठीक है, तो उसको देखकर वो रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर बनी होती है। बेसिकली जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, धातु का जो अपचयन विभव है उसके आधार पर वो बनी होती है। ठीक है, मतलब बात तो वही है कि इलेक्ट्रॉनों को जो आसानी से त्याग कर दे वो सक्रिय है, और जो आसानी से त्याग ना कर पाए वो कैसी है, वो सक्रिय कम है या फिर सक्रिय नहीं है। ठीक, तो ये भी आपका फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर धातु सक्रिय है, मतलब वो आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रही है, तो उस पर संक्षारण आसानी से होगा। अगला है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्यों की उपस्थिति। ठीक है, विद्युत अपघट्य का मतलब क्या हुआ? देखिए, सबसे पहले तो यही समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ऐसे कंपोनेंट या ऐसे कंपाउंड जो कि डिसोशिएट होकर दो आयंस बनाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कार्बोनिक एसिड है, ये कार्बोनिक एसिड दो आयन में डिसोशिएट हो रहा है, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन और HCO3 नेगेटिव आयन। ठीक है, तो ये क्या है, एक विद्युत अपघट्य है, इलेक्ट्रोलाइट है, जो कि दो भागों में टूटता है। ठीक है, तो अगर इसी के जैसे और भी इलेक्ट्रोलाइट वहां पर अगर प्रेजेंस हैं जो कि आसानी से डिसोशिएट हो रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि HCl है, अम्ल है कोई, तो अगर एसिड टूटेगा तो क्या बनाएगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाएगा, तो ये फिर हाइड्रोजन आयन इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा। मतलब कि विद्युत अपघट्य अगर उस धातु या उसके आसपास के वातावरण में उपस्थित हैं, तब कोरोजन की घटना तीव्रता से होगी, क्योंकि विद्युत अपघट्य आसानी से टूटकर वियोजित होकर आयन बनाते हैं, और वो आयन संक्षारण की घटना को तेज करने के लिए या उसके रेट को बढ़ाने के लिए काम आते हैं। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है तो कोरोजन का रेट हाई होगा, अगर प्रेजेंट नहीं है तो कोरोजन का रेट स्लो हो जाएगा। ठीक, फिर आता है बैंड एंड कट्स। ठीक है, ये तो मैं बता ही चुका हूं कि अगर धातु कहीं से मुड़ी हुई है या कटी हुई है या उसमें कोई डैमेज है, तो ऐसी सरफेस पर, ऐसी रफ सरफेस पर कोरोजन की घटना आसानी से होती है। ठीक है, कटी या टूटी हुई जगह पर संक्षारण आसानी से हो जाता है, जंग आसानी से लग जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई सरफेस स्मूथ नहीं है, स्मूथ सरफेस पर कोरोजन नहीं होगा, और स्मूथ सरफेस अगर सरफेस रफ है तो कोरोजन आसानी से हो जाएगा। तो कट और बेंड में सरफेस रफ हो जाता है, इसीलिए वहां पर कोरोजन जो है वो आसानी से हो जाता है। अगला अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कि पीएच ऑफ मीडियम, मतलब माध्यम का पीएच। पीएच वैल्यू का मतलब ऐसी वैल्यू जो हमें ये बताती है कि मीडियम आपका एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, अगर पीएच का वैल्यू, पीएच का जो वैल्यू है वो अगर 7 से कम है देन वो क्या है, वो एसिड है। ठीक है, अगर पीएच का वैल्यू 7 से ज़्यादा है देन वो क्या है, बेस है, और अगर 7 है पीएच का वैल्यू मतलब वो न्यूट्रल है। ठीक है, पीएच अगर 7 है तो वो कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो अगर पीएच का मान 7 है मतलब कि वो उदासीन है, पीएच का मान 7 से कम है मतलब वो अम्लीय माध्यम है, और अगर पीएच का मान जो है वो 7 से अधिक है मतलब वो क्षारीय माध्यम है। तो ये तो बात हुई पीएच की। अब पीएच का इसमें क्या रोल है संक्षारण में? तो पीएच अगर एसिडिक है मतलब कि 7 से कम है, ठीक है, तो संक्षारण की जो दर है वो अधिक होगी। ठीक है, मतलब कि एसिडिक मीडियम में रेट ऑफ कोरोजन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, वो तो मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था एक एग्जांपल से कि अगर HCl प्रेजेंट है, HCl क्या है, एसिड है, तो एसिड की प्रेजेंस में आपको क्या मिलेगा, H पॉजिटिव आयन, और H पॉजिटिव आयन क्या करता है, इस रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि अगर एसिड प्रेजेंट है, अम्ल उपस्थित है वातावरण में, तो वहां पर संक्षारण की घटना तेजी से और आसानी से होगी। ठीक, इसका उल्टा अगर कोई बेस प्रेजेंट है मतलब मीडियम बेसिक है, दैट मीन्स पीएच 7 से ज़्यादा है, तो संक्षारण का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि बेस जो होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, OH नेगेटिव। ठीक है, या जो बेस के आयन है वो एसिड के आयन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए जो आपका मीडियम है वो न्यूट्रल बन जाता है और कोरोजन का रेट जो है वो कम हो जाता है। फाइन, तो एसिडिक मीडियम अगर है तो रेट ऑफ कोरोजन ज़्यादा होगा, अगर बेसिक मीडियम है तो रेट ऑफ कोरोजन कम होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि कोरोजन के रेट को इंक्रीज करते हैं या उसको अल्टर करते हैं, उसको इफेक्ट करते हैं। ठीक है,
अब अगली चीज जो है कि ये तो बात हो गई कि कोरोजन की दर को बढ़ाने वाले कारक। अब हम बात करते हैं कि भाई कोरोजन से बचे कैसे, उसे प्रिवेंशन कैसे हो, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि हमारा जो मेटल है वो कैसा रहे, वो स्मूथ रहे, हमेशा क्लीन रहे, उस पर जंग ना लगे कभी, ठीक है। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, उसके क्या क्या उपाय हैं। तो पहला उसमें उपाय है, पहला जो आपका प्रिवेंशन है वो क्या है, पेंटिंग कर देना। भाई मेटल की सरफेस पर आप क्या कर दो, पेंट कर दो, ठीक है। तो पेंट करने से क्या होगा कि कोरोजन जो है वो किस पर लगेगा, फिर पेंट पर। भाई हम करते ही है ना पेंटिंग, जैसे कूलर के टैंक को पेंट कर दिया तो अब पहले क्या खराब होगा, पेंट खराब होगा, तो नेक्स्ट ईयर वो पेंट उखड़ जाएगा, ठीक है। हमारा जो मेटल है अंदर वो कैसा है, सुरक्षित बचा है। तो धातु के ऊपर किसी भी पेंट को कर देना, ऑयल पेंट जो आता है आपका, तो उसको अगर आप मेटल को पेंट कर देते हो तो जो रस्टिंग का फिनोमिना है, जो खराब होने वाली जो चीज़ें हैं वो किसके साथ हो रही हैं, अब वो उस पेंट के साथ हो रही है, ठीक है। और वो पेंट खराब होकर निकल जाता है और हमारी जो धातु है वो बची रहती है। फिर आपको नेक्स्ट ईयर या जब भी वो निकल जाए तब आपको फिर से पेंट करना पड़ेगा। मतलब पेंटिंग का जो प्रोसेस है वो आपको बार बार करते रहना पड़ेगा अगर आपको मेटल को सेफ रखना है तो, ठीक है। मतलब ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन है, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। धातु की सतह पर पेंट करने से जंग जो है लगना बंद हो जाता है, पर थोड़े दिन के बाद या कुछ महीनों के बाद आपको फिर से पेंट करना पड़ेगा, ठीक। तो ये पहला प्रिवेंशन हो गया। दूसरा आता है कोट कर देना, कोटिंग कर देना, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने कोई फिल्म लगा दी, फिल्म का मतलब जैसे बहुत ही पतला कोई पॉलीथीन हो या एल्यूमिनियम फॉइल जैसी कोई चीज़ हो, तो प्लास्टिक के जिसको हम बोल सकते हैं कवर चढ़ा देना, ठीक है। तो अगर मेटल के ऊपर आपने प्लास्टिक का कवर चढ़ा दिया या कोई दूसरा फिल्म से उसको कोट कर दिया पूरा, ठीक है, तो भी वो कोरोजन से बच जाएगी। क्यों, क्योंकि जो आपका कवर है वो उसको एयर से और मॉइस्चर दोनों से दूर रखेगा, और अगर मेटल को एयर और मॉइस्चर दोनों से दूर रखेंगे तो दैट मीन्स कि वहाँ पर कोरोजन जो है वो नहीं हो पाएगा, उस धातु में जंग नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है धातु को बचाने का। फिर अगला तरीका क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब विद्युत लेपन, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, विद्युत लेपन। ये क्या होता है वो देखिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम क्या करते हैं कि इस तरीके का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया जाता है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है। मतलब एनोड जिस धातु का बना है वो धातु अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है, और कैथोड जिस धातु का बना है वो धातु अपने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती, इसके इलेक्ट्रॉनों को, ठीक है। तो होता क्या है कि एनोड की धातु धीरे धीरे गलने लगती है, मतलब कि खत्म होने लगती है, क्योंकि उसमें से तो लगातार इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। और कैथोड की जो धातु है उसके ऊपर नई नई लेयर आने लगती है, मतलब कि वो मोटी होती जाती है। कैथोड की धातु मोटी होती जाती है और एनोड की धातु पतली होती जाती है, ठीक है। तो उससे होता क्या है कि अगर हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब कि इस तरह के अरेंजमेंट के थ्रू, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के थ्रू हम एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल का लेयर लगा देते हैं। क्या कर देते हैं, एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाते हैं। किसके थ्रू, इस फिनोमिना के थ्रू या इस अरेंजमेंट के थ्रू। भाई जैसे हमारी मोटर बाइक्स पर पेंट होता है ना, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों पर जो पेंट होता है वो इसी तरीके से होता है। निकल का या आपकी गाड़ियों पर क्रोम चढ़ाया जाता है, क्रोमिंग जो होता है, ठीक है। जो सिल्वर कलर आपकी गाड़ियों में दिखाई देता है वो क्रोम होता है। तो जो महंगी बाइक्स या गाड़ियां होती है उनमें स्टील की जगह क्रोम का यूज़ किया जाता है, तो वो क्रोम भी इसी तरह से चढ़ाया जाता है कि भाई मान लीजिए ये जो सॉल्यूशन है ये किसका है, ये क्रोमियम का है, ठीक है। तो अब इसके अंदर मान लो आपकी जो बाइक है या जो आपकी जो भी आपका मेटल का पार्ट्स है उसके ऊपर आपको क्रोम का लेयर चढ़ाना है, तो उस क्रोम के लेयर जिस पर चढ़ाना है उस धातु को इस सॉल्यूशन में डुबा देते हैं, ठीक है। ये सॉल्यूशन किसका है, मान लीजिए क्रोम का है, ठीक है। क्रोम के सॉल्यूशन में उस धातु को डुबाया जाता है जिसके ऊपर आपको क्रोमियम की लेयर चढ़ानी है, फाइन। बस, तो ये एक इलेक्ट्रोड बन गया आपका। दूसरा इलेक्ट्रोड आप इस तरह से बना दो, और जब इसमें आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करोगे तो क्या होगा कि ये जो क्रोमियम है ये सॉल्यूशन से निकलकर किसके ऊपर लेयर के फॉर्म में जम जाएगा, उस प्लेट के ऊपर या उस धातु के टुकड़े के ऊपर, ठीक है। इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मतलब विद्युत की या सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के द्वारा एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना, फाइन।
वो इलेक्ट्रो आपका प्लेटिंग कहलाता है। अब ये तरीका पेंटिंग के तरीके से अच्छा है क्योंकि इसमें फटाफट काम हो जाता है और बिल्कुल फाइन और स्मूथ, जैसे कंपनी से जब गाड़ी पेंट होकर आती है वैसा पेंट हम घर में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ब्रश से ऐसा पेंट किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। तो एक लुक अच्छा आता है उससे, और दूसरी चीज़ कि वो लंबे समय तक चलता भी है क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली जुड़ा हुआ है आपस में। उसके जो बॉन्ड है पेंट के और मेटल के बीच में, जो चार्ज का अट्रैक्शन है वो अच्छा होता है, इसीलिए वो पेंट लंबे समय तक चलता भी है और उसका जो फिनिशिंग है वो भी अच्छी आती है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसे बोला जाता है। अब गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही है, बट इसमें क्या किया जाता है, आयरन के ऊपर जिंक का लेयर चढ़ाया जाता है। अगर आयरन के टुकड़े या आयरन की जो भी आपका पार्ट्स है, मेटल है, उसके ऊपर अगर आप जिंक का लेयर चढ़ा रहे हो तो उस प्रोसेस को बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। फाइन। और ये सब क्यों किया जाता है? जंग से बचने के लिए, मतलब कोरोजन से बचने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये सारे आप तरीके अपना सकते हो। ठीक, ये हो गई बात। अब एक और तरीका होता है, वो होता है अलॉय फॉर्मेशन, जो कि परमानेंट सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? परमानेंट। ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, वो भी कुछ सालों तक अच्छा रहेगा पेंट, उसके बाद वो भी खराब होने लगता है। ठीक है। बट अलॉय अगर आप बना देते हो, मतलब मिश्र धातुओं का निर्माण, तो वो जो है एक तरह से लाइफ टाइम का आपका सॉल्यूशन हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर लोहे में जंग लग रहा है तो हम क्या करते हैं, लोहे के अंदर कार्बन का परसेंटेज डाल करके और उसको स्टील में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। लोहे से क्या बना लिया हमने? स्टील बना लिया। तो स्टील में जंग नहीं लगता है। ठीक है। उसकी लाइफ बढ़ जाती है, वो दिखने में भी अच्छा होता है। ठीक है। अलॉय का मतलब ये होता है, मिश्र धातु क्यों बनाते हैं? ताकि धातु की जो गुण है, जो क्वालिटी है, वो बढ़ जाती है। ठीक है। तो ये जंग से बचने का भी बहुत अच्छा तरीका होता है कि अलॉय फॉर्मेशन, स्टील की चीज़ें बनाओ, लोहे की मत बनाओ क्योंकि लोहे में जंग लग जाएगा। तो स्टील में जंग नहीं लगता है। ठीक है। स्टेनलेस स्टील भी बनता है, उसमें भी जंग नहीं लगता, जिससे कि बर्तन वगैरह हम बनाते हैं। तो इस तरह से अलॉय बनाना, मतलब मिश्र धातु बनाना भी जंग से बचने का एक तरीका होता है, जो कि एक तरह से स्थायी समाधान है, उसका परमानेंट सॉल्यूशन होता है कि अगर एक बार आपने अलॉय बना दिया तो जब तक वो चलेगा उसमें जंग का प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। फाइन। तो ये कोरोजन से बचने के कुछ तरीके हो गए। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में मैंने आपको कोरोजन, उससे फैक्टर अफेक्टिंग और उससे बचने के तरीके और रासायनिक अभिक्रियाएं, सारी कुछ चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की हैं। आप इसे अच्छे से पढ़िए, रिएक्शन को देखकर घबराना नहीं है। ठीक है। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। ठीक है। और अगर आप इसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ोगे तो आप उसको आसानी से कर सकते हो। फाइन। तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो भी मैं आपको वीडियो में नीचे आपको मिल जाएंगे, तो उसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 2 दिन के बाद उसके आंसर आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, फिर आप मैच करके देखिएगा कि आप कितना कुछ सीख पाएँ। ओके स्टूडेंट।